तो हेलो दोस्तों। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्यूट किडनी इंजरी। तो ये नेफ्रोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, शॉर्ट नोट में आया हुआ है और एक दो बार लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है 10 मार्क्स का। तो फिर इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखना है। एक्चुअली आप लोग जानते हुए कि कैसे लिखना है, बस आप लोग थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। जब आपके पास से रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप ये वीडियो फटाफट से देख सकते हो। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, तो लिखा लिखाया हुआ आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अक्यूट किडनी इंजरी। तो फिर आपको पता ही है कि कोई भी आंसर लिखते हैं जब, तो हम लोग का शुरुआत ऐसे ही होता है। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना पड़ता है, मतलब उसका डेफिनेशन हमको लिखना पड़ता है। तो अक्यूट किडनी किडनी इंजरी का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन में क्या लिखते हो, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसको कितना आता है। तो फिर ये है हम लोग का अब्रप्ट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, ठीक है। दैट इज द अब्रप्ट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इसी को हम लोग एजोटीमिया बोलते हैं। एंड डिसरेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यही इसका डेफिनेशन होता है, यही आपको लिखना है। तो एब्रप्ट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड डिसरेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम लोग देखते हैं इट अकर्स इन आवर्स टू डेट, ये याद रखना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, अक्यूट बोल रहे हैं ना, अक्यूट किडनी इंजरी, AKI। अब इसका एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, तो AKI ना कॉम्प्लिकेट्स है, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ का कॉम्प्लिकेट्स रहता है तो उससे दिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो फिर 5% में अक्यूट केयर एडमिशन के लिए आते हैं। लेकिन देखो 30% जो देखने को मिलता है हमको हॉस्पिटल में, जब हम लोग देखते हैं इसको, तो 30% ऑफ केसेस किसके रहते हैं, जो ICU में एडमिशन है, ठीक है। इसके वजह से अब हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ AKI कैसे करेंगे। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CKD, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग को उसके ऊपर रहेगा। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग कि ये AKI का ही केस है, ठीक है। तो इसके लिए केडिगो क्राइटेरिया दिया हुआ है। और ये केडिगो क्राइटेरिया को जैसे भी हो, मैं आपको बोलूँगा कि इसको रट लो, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से आप कुछ भी तरीके से रट सकते हो, जैसे भी याद कर सकते हो। इस केडिगो क्राइटेरिया को याद कर लो आप लोग, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग का सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाता है बाई 0.3 mg/dl विद इन 48 आवर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे AKI। या फिर इसमें और है ना, सभी में एंड नहीं है, या तो ये हो गया, ऐसे है, ठीक है। तो ये सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो गया हम लोग का बाई कितना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 mg/dl विद इन 48 आवर्स, तब बोलेंगे। या फिर सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो गया बाई 50%, जितना वैल्यू था वो उससे कितना बढ़ गया, उसका वैल्यू ग्रेटर देन दी 50% विद इन 1 वीक, तब हम लोग बोलेंगे। यूरिन आउटपुट इज लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आवर है, तब भी हम बोलेंगे, ठीक है। तो फिर ये है केडिगो क्राइटेरिया का 3 क्राइटेरिया, हमेशा से याद रखना। अब देखते हैं हम लोग स्टेजिंग ऑफ AKI। तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो फिर स्टेजिंग हम लोग लिखना पड़ेगा। और स्टेजिंग कुछ नहीं है, अगर आपको केडिगो क्राइटेरिया याद है तो फिर आप लोग इजिली स्टेजिंग लिख सकते हो AKI का। तो इसका कितना स्टेज होते हैं केडिगो के अकॉर्डिंग, AKI स्टेज 1, AKI स्टेज 2 एंड AKI स्टेज 3। तो फिर आपको एक याद है तो फिर आप सीरीज वाइज जा सकते हो कि इसमें कितना बढ़ाना है, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं हम लोग AKI स्टेज 1, अगर इंक्रीज हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 mg/dl, यही तो हम लोग ने पहले देख लिया था, ये जो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया था। अगर इंक्रीज हुआ कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 mg/dl, तब हम लोग बोलेंगे। या फिर इंक्रीज टू 1.5 टू 1.9 टाइम्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे। और यूरिन वॉल्यूम हम लोग का लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर है फॉर 6 to 12 आवर। तो इसमें बस यही वेरी करेगा, थोड़ा सा डाटा वेरी करेंगे नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो, और ये टाइमिंग थोड़ा सा वेरी करेगा, तो यही आप लोग देखना बस। तो जैसे स्टेज 1 देख लिया, हम लोग स्टेज 2 में आ जाते हैं।
तो देखो यहाँ पर कितना था, इंक्रीज टू 1.5 टू 1.9 टाइम्स था। अब ये 1.9 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा, तो इसमें कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज टू 2.0 टू 2.9 टाइम्स फ्रॉम द बेस लाइन। और या फिर हम लोग का यूरिन आउटपुट वॉल्यूम लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आ रहा है पर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आवर्स। इसमें कितना था, 6 टू 12 आवर्स था, लेकिन इसमें कितना हो गया हम लोग का, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आवर्स था। अब एक आई स्टेज थर्ड में आ जाते हैं, तो इंक्रीजेस टू ग्रेटर देन what that is the greater than equal to 3.0 टाइम्स फ्रॉम द बेस लाइन। अब यहाँ कहाँ खत्म हुआ था हम लोग, जब बेस लाइन वाला जो वो देख रहे थे, क्राइटेरिया देख रहे थे, तो यहाँ 2.9 में खत्म होता है। अब बेस्ट सी बात है, हम लोग का एक ही विशेष थी, कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रॉम द बेस लाइन। और हम लोग का इसमें और याद रख लेना, या फिर सीरियम क्रिएटिनिन हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 mg/dl आ गया। या फिर इसको देखो तो यूनिट मोल पर लीटर में देखे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 350 यूनिट मोल पर लीटर आ गया। तो और या फिर हम लोग किसी भी तरीके से पेशेंट को, अगर हम लोगों को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर देना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग AKI स्टेज थर्ड में ही लिखना पड़ेगा, डिस्पाइट के उसका जो क्रिएटिनिन वैल्यू हम लोगों का कितना आया होगा। हो सकता है कि हम लोग का इंक्रीज जो हुआ होगा इस रेंज में हुआ होगा, लेकिन अगर हम लोग पेशेंट को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर दे रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग को AKI स्टेज थर्ड में ही लिखना पड़ेगा। और इसका और क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन GFR2 लेस देन 35 ml पर मिनट पर 1.73 दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया इन पेशेंट लेस देन 18 ईयर्स। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। और या फिर क्या है, यूरिन वॉल्यूम इज लेस देन 0.3 ml पर केजी पर आवर फॉर ग्रेटर देन 24 आवर्स, ठीक है, तब भी इसको हम लोग बोलेंगे। या फिर अनयूरिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आवर्स। तो अनयूरिया कब बोलते हैं, जब यूरिन आउटपुट वो लेस देन 50 ml पर डे हो जाता है, तब उसको एनयूरिया बोला जाता है, ठीक है। उसको और देख लेना अच्छे से, ओलिगोयूरिया कब बोलेंगे, अनयूरिया कब बोलेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का केडीओ क्राइटेरिया। तो ये तो बहुत सिंपल से था, हम लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या था, कितना बेस लाइन में बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट वॉल्यूम कितने से कितने घंटे तक है, तो इतना कम है, तो ये सब था। अब एक और क्राइटेरिया होता है, वैसे आप लोग क्रिडिगो भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन एक और राइफल क्राइटेरिया होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो फिर हम लोग को राइफल क्राइटेरिया भी लिखना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है राइफल क्राइटेरिया, ठीक है। तो फिर राइफल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर से हो जाता है रिस्क, आई से हो जाता है इंजरी, एफ से हो जाता है फेलियर, एंड एल से लॉस, एंड एंड स्टेज किडनी डिजीज, ठीक है। तो फिर इसमें टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं। तो फिर देख लेते हैं। तो रिस्क कुछ नहीं है, वन वाला रिस्क कुछ नहीं है, केडिगो स्टेज वन है। अगर आपको केडिगो स्टेज वन याद है तो फिर वो हो जाएगा। बस इसमें हम लोग को एक GFR क्राइटेरिया बस याद रखना है। तो इसमें GFR डिक्रीज हो जाता है ग्रेटर देन 25% डिक्रीज है, याद रखना है ना। GFR हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे इंजरी का, बोलेंगे केडिगो स्टेज सेकेंड ही है, बट GFR डिक्रीजेस ग्रेटर देन दी 50%। तो आप लोग केडिगो अगर याद हो गया है तो बस इसमें GFR कितना डिक्रीज होगा वो बस अगर याद रखोगे तो राइफल आसानी से याद हो जाएगा। अब फेलियर क्या बोलेंगे हम लोग, केडिगो स्टेज थर्ड है एंड GFR डिक्रीजेस ग्रेटर देन 75%। तो 25 50 75 ऐसे याद रख सकते हो, 25 25 वो होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है वैल्यू। अब देख लेते हैं, तो अब हम लोग का दो, उसमें तो हम लोग का तीन ही था, लेकिन इसमें दो और ऐड हो गया, लॉस और एंड स्टेज किडनी डिजीज। तो लॉस को कैसे बोलेंगे, परसिस्टेंट एक्यूट रीनल फेलियर है, दैट इज द कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ग्रेटर देन द 4 वीक्स, तब वो उसको लॉस बोलते हैं। और एंड स्टेज किडनी डिजीज का बोलते हैं लॉस परसिस्टेंट फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ्स है। तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज। तो इसमें दो ठो बस और हेड हो जाता है, जिसमें हम लोगों को परसिस्टेंट अक्यूट रीनल फेलियर है, कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन फॉर ग्रेटर देन 4 वीक्स, और इसमें कितना ग्रेटर देन 3 मंथ्स है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। और यही मैं बोल सकता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है अगर, तो फिर सबसे ज़्यादा इसी से पूछा गया है कि कॉजेज़ क्या होते हैं उसके, प्री रीनल कॉज, रीनल कॉज, पोस्ट रीनल कॉज, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। और वाइवा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, यही क्वेश्चन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ AKI।
हम लोगों ने पहले डेफिनेशन देख लिया, स्टेजिंग देख लिया, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, वही ईटियोलॉजी के बेसिस पे ही, ठीक है। अगर उसका कॉज प्री रीनल है तो फिर इसको प्री रीनल बोल देते हैं, AKI बोल देते हैं। अगर रीनल उसका कॉज है, जैसे कि ग्लोमेरुलाई है, ट्यूबुल्स है, इंटेस्टिशियम है और ब्लड वेसल्स अफेक्ट हुआ है क्या, ये सब, तो उसको रीनल बोल देते हैं। और पोस्ट रीनल कब बोलते हैं, जैसे कि ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एंड बाइलेटरल यूरेटेरिक कैलिकुलाई अगर बन गए हैं तो चलिए एक एक को हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखने वाले हैं प्री रीनल AKI, ठीक है। तो प्री रीनल हम लोगों का जो किडनी है उसमें ढंग से ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, तो किडनी कैसे है, हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है। तो उस हाइपोपरफ्यूजन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं उसको देखेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री रीनल AKI, ठीक है। तो फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया है, अब वो किसके किसके वजह से हो सकता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि रीनल हाइपर परफ्यूजन होगा। तो फिर वो कौन कौन से केसेस में हो सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में हो सकता है, हार्ट फेलियर हो गया है तो ढंग से पंप नहीं कर पा रहा है, या फिर वल्वुलर हार्ट डिजीज हो गया है तो ये सब डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के रीजन्स हो सकते हैं। तो यही सब आपको लिखना है। हम लोगों का हार्ट तो सही फंक्शन कर रहा है, बट हम लोग का इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम ही कम हो गया। अब वो कब कम कम हो सकता है, लाइक ब्लड लॉस हो गया हम लोगों का, कुछ ट्रॉमा की वजह से, कुछ भी वजह से अक्यूट ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। और या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, तब भी हो सकता है हम लोग का सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है, तब भी किडनी हाइपोपरफ्यूजन होगा। एंड लॉस ऑफ रीनल ऑटो रेगुलेशन हो गया। रीनल का एक ऑटो रेगुलेशन होता है, जब हम लोग का हाइपोपरफ्यूजन होता है तो वो अपने आप से मैनेज कर लेता है उस चीज़ को कि बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो फिर उधर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन उस मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देता है कौन कौन सा, एनसेड्स या फिर ये एस इनहिबिटर या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। तो फिर वो लॉस ऑफ रीनल ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। तो फिर यही लिखना है, प्री रीनल में कौन कौन सा हो गया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, या फिर लॉस ऑफ रीनल ऑटो रेगुलेशन, जो किसके किसकी वजह से होता है, एनसेड्स एंड एस इनहिबिटर और ये ARBS की वजह से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रीनल वाला कॉज, तो इसको हम लोग इंट्रिंसिक रीनल AKI भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्लोमेरुलाई है हमारे पास, ट्यूब्यूल्स है, इंटेस्टिशियम है ये सब है, इंट्रारीनल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो फिर ग्लोमेरुलाई में क्या हो सकता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी। तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे, जब हम लोग नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आपको यही बस लिखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा का क्वेश्चन नहीं है। अगर हम लोग को सिर्फ कॉजेस पूछा है तो बस आपको यही लिख देना है। तो ग्लोमेरुलाई अगर अफेक्ट हुआ है तो किसके किसकी वजह से हो सकता है, PSGN IgA नेफ्रोपैथी ये सब की वजह से। ट्यूब्यूल्स किसकी वजह से हो सकता है, लाइक अक्यूट ट्यूबल नेक्रोसिस। तो यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्रिंसिक रीनल AKI है, ये याद रखना, ठीक है। इश्कीमिया हो गया है ड्रग एंड टॉक्सिन के जैसे, एंड सेप्सिस के जैसे। तो फिर मैं आपको जरूर से बोलूँगा कि अगर वाइवा के लिए जा रहे हो तो आप लोग एक बार नेप्रोटॉक्सिन ड्रग कौन कौन सा होता है वो भी जरूर से देख के जाना। अब इंटेस्टिशियम क्या हो सकता है, अक्यूट इंटेस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया है, ड्रग मोस्ट कॉमन बीटा लैक्टम, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एन इन्फेक्शन हो गया लाइक लेप्टोस्पायरोसिस का, ये सब। इंट्राडिनल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हुआ है तो जैसे कि HUS, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, वेस्कुलाइटिस हो गया, दैट इज पैन, और क्रायोग्लोबिनेमिक वेस्कुलाइटिस हो गया। तो अब पोस्ट रीनल में कौन कौन से हमारे पास, बाइलेटरल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एंड बाइलेटरल यूरेटेरिक कैलकुलाई अगर बन गया है तो ये सब हो गया। तो प्री रीनल, देन रीनल, देन पोस्ट रीनल, ये सब ना हम लोगों ने एटियोलॉजी देख लिया। इवोल्यूशन ऑफ अक्यूट किडनी इंजरी कैसे करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे टू लुक फॉर, क्या क्या देखेंगे, अब वही सब देखेंगे। तो फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फीचर्स, जैसे कि हम लोग को देखने को मिलेगा, नेफ्राइटिस सिंड्रोम पढ़ेंगे तो इसमें हीमोचूरिया, डिसमॉर्फिक आरबीसी कास्ट, प्रोटीनूरिया, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ट्यूबुलर इंजरी फीचर हुआ है तो कैसे सस्पेक्ट करेंगे, रेटिनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट देखने को मिलेगा, मडी ब्राउन कास्ट आएगा उसमें, इंक्रीज्ड हेलाइन कास्ट हो जाएगा। ये प्री रीनल AKI का मोस्ट कॉमन हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर इंक्रीज हाईलाइन कास्ट आ रहा है तो। एंड USG एब्डोमेन करवा सकते हैं टू रूल आउट पोस्ट, दैट इज पोस्ट रीनल AKI। तो ऐसे हम लोग उसको वर्कअप करेंगे। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। तो प्री रीनल AKI है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग का फ्लूइड कम हो गया किसी वजह से तो फिर IV फ्लूइड देंगे फॉर हाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेटेड केसेस है तो। विड्रॉ करेंगे हम लोग एनसेट्स, एस इनहिबिटर एंड ARB को, क्योंकि ये ऑटो रेगुलेशन को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है।
इंट्रिंसिक रीनल एकेआई है तो ट्रीट करेंगे अंडरलाइंग कॉजेज़ को। इसमें आप लोग को ज़्यादा मैनेजमेंट याद नहीं रखना है, बस लिख देना है कि जो कॉज है उसको, अब कॉज के हिसाब से जैसे प्री रीनल है तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, रीनल है तो उसको ट्रीट करेंगे, पोस्ट रीनल है तो उसको ट्रीट करेंगे, बस यही लिखना है। पोस्ट रीनल एकेआई है तो रिलीव करेंगे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो यूरेमिया होता है कॉम्प्लिकेशन, यूरिया की मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग रहता है, एनसेफेलोपैथी एंड पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, हाइपरकेलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब डायलिसिस इन एकेआई, तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, पिछले साल आया था, 2-3 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता था तो इसका एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या होता है, रिलेटिव इंडिकेशन, बस हम लोग को इंडिकेशन लिखना था। तो डायलिसिस इन एकेआई कब हम लोग डायलिसिस के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन तो इसका यूरेमिक सिम्टम ही है, अगर यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है। और रिलेटिव इंडिकेशन क्या क्या है, तो हाइपरकैलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस तरह से हम लोग का एकेआई कंप्लीट हो चुका है। होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, और शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों के पास। और ये आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, मैं लिंक ज़रूर से दे दूँगा टेलीग्राम का, और मेरे टेलीग्राम आप लोग जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत सारे और ऐसे पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं जो कि आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का सीकेडी रहेगा, या फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।